हेलो स्टूडेंट्स। लेसन 12 भारत के संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में है, तो उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे 1.1 के 2 में भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ की जो भारत का जो संविधान निर्माण वो कैसे हुआ, उसके संबंध में जो ऐतिहासिक संदर्भ किस तरीके से जो इतिहास में जो उनकी भूमिका किस तरीके से संविधान निर्माण किया गया उसके संदर्भ में बताया गया है। तो चलिए हम बुक की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माण में किन बातों को बतलाया गया है। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है, जो कि संविधान निर्माण मतलब संविधान बनाने की जो प्रक्रिया चली, उसे बनाने में जो चरण थे वो इतिहास में बहुत लंबा है। मतलब उसे बनाने में किस तरीके से प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लोगों के सोच विचार परामर्श, इन सारी चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं। संविधान की मूल भावना है कानून आधारित शासन, जो किसी भी मनमर्जी से नहीं वरन नियम कानूनों के आधार पर चले। जो कानूनों की जो मूल भावना है, मतलब मूल रूप से जो संविधान की जो मूल भावना है वो ये है कि जो कानून आधारित शासन, मतलब कानून के आधार पर जो भी शासन हो वो किसी की मनमानी मतलब अपनी इच्छा अनुसार नहीं, बल्कि कैसी हो, नियम कानून, जो नियम कानून बने हैं उसी के आधार पर चले। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके बारे में आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो कि किस तरीके से जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था वो कैसे पारित किया गया था। जो भारत में रहने वाले जो लोग थे उन्हें जो इस एक्ट के तहत बहुत सारे नियम कानून थे वो पालन करने होते थे, जो कि ब्रिटिश संसद के आधार पर आधारित होते थे। तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। तब जब उस समय जो विभिन्न भारत के जो विभिन्न प्रांत थे, छोटे छोटे जो प्रांत थे, उस वक्त वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या होती थी, शासन होती थी। मतलब अंग्रेजों की शासन के द्वारा वहाँ शासन की जाती थी, जिसका क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से की जाती थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी और ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी आदि बातों का क्या था, वहाँ पे विवरण था, मतलब उसके बारे में बतलाया गया था। 19वीं सदी के अंत में भारतीयों को नगर निगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई। इस विवरण में ये बतलाया गया कि 19वीं सदी के अंत तक क्या कहा गया कि भारत को जो उस समय शुरुआत हो चुकी थी, नगर निगम के जो चुनाव होते थे या और भी उसमें जो भूमिका होती उनकी जो भागीदारी होती थी वो क्या होती थी, सीमित होती थी चुनाव प्रक्रिया में। सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए। जब ये सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन की जो मांग थी, जो आवश्यकता थी, वो क्या हो रही थी, उसके संबंध में लोग मांग कर रहे थे। तो उसके संबंध में शासन जो क्या थी, भारत की जो भूमिका थी, जो उनके जो योगदान था उसमें लगातार क्या हो गई, बढ़ती ही चली गई। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार क्या हो रही थी, बढ़ती गई। भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी मिले। तो इस तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया थी वहाँ पे भारतीय के लोगों की आबादी के बहुत सीमित अंश, मतलब जितनी भारत की आबादी थी उसके बहुत ही कम अंश को या कम लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उन्हें दिया गया। मतलब कुछ ही लोग वोट कर सकते थे। फिर भी सभी अंतिम शक्ति व अधिकार अंग्रेज वायसराय व प्रांतीय गवर्नर के हाथों में ही रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की। फिर क्या हुआ, जो अंतिम शक्ति थी, मतलब जितनी अंतिम रूप से जो ताकत थी उनकी, और साथ ही साथ अपने अधिकार को लेकर के अंग्रेज सरकार और जो प्रांतीय जो गवर्नर होते थे प्रांतीय क्षेत्र के आधार पर क्या है
उन्हें क्षेत्र दिए जाते थे, उनकी देखरेख वो उन्हीं के हाथ में, गवर्नरों के हाथ में ही होती थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व भर में जो लोकतांत्रिक से संबंधित मतलब ऐसे शासन व्यवस्था कि वो चाह रहे थे जिससे अपने देश में सही ढंग से सुचारू रूप से शासन हो सके और लोगों का विकास भी हो सके। तो जिसमें हम लोग लोकतंत्र के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो वो जो लोकतांत्रिक जो लहर थी वो क्या है, भारतीयों के अंदर फैलती ही जा रही थी। तो भारतीयों ने क्या किया, सार्वभौमिक सभी के लिए मताधिकार समान रूप से अधिकार के आधार पर क्या हुई, चुनी हुई व लोगों के प्रति उत्तरदायी मतलब जिम्मेदारी उनकी लेने वाली ऐसे सरकार की उन्होंने मांग की। अब आगे देखेंगे, सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसे भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था। ये सन 1925 में जब भारत के सभी जितने भी राजनीतिक दलों ने मिल करके, जितने भी राजनीतिक दल थे, उन्होंने मिल करके क्या है, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, है ना, तो उन्होंने एक समिति गठित की किसके संबंध में, कि संविधान का जो प्रारूप, उनका जो सैंपल जो होगा वो किस तरीके से तैयार होगा जो कि भारत के लिए बननी थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या की, समिति की गठन की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की। इस प्रारूप के प्रमुख प्रावधान थे, पहला बताया है, पूर्ण जिम्मेदार सरकार यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार। तो इस समिति में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो 10 अगस्त 1928 को पेश किया गया। तो इस प्रारूप के मुख्य जो प्रावधान थे, मतलब उसमें जो सुविधा लोगों को दी जाने वाली थी, एक ऐसा उन्होंने क्या किया, सैंपल तैयार किया कि जो अधिकार किस तरीके से कैसे हो और नागरिकों के हित में हो। तो ऐसे अधिकार वहाँ पे या जो प्रारूप उन्होंने तैयार किए गए थे उसका उन्होंने प्रावधान या सुविधा दिलाया। तो उसमें पहला हम लोग ये देखते हैं कि जो पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की, यानी कि जो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो सभी वयस्क व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से। जितने लोग क्या है, वयस्क है, महिला हो या पुरुष, सभी क्या कर सकते हैं, चुनाव दे सकते हैं, अपने सरकार के लिए चुनाव कर सकते हैं या भागीदारी उस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। दूसरा कहा गया है अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कैसी है, कम है, ऐसे लोगों के क्या की जाएगी, आरक्षण, उनको सुविधा दी जाएगी। तीसरे नंबर पे है नागरिक अधिकार, नागरिकों के संबंध में उनके अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब अपनी इच्छा जो भी है या अपने जो सोच विचार है उसे व्यक्त करने की उसे स्वतंत्रता दी जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म से आधारित स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उस पंथ पर चलने का उन्हें अधिकार दिया जाएगा। तो पंथ निरपेक्षता भी, मतलब अपने पंथ वो निश्चित बिना किसी डर भय से अपनी स्वेच्छानुसार वो किसी भी धर्म या पंथ को अपना सकता है। शांतिपूर्ण सभा मतलब शांतिपूर्वक सभा करने का, सम्मेलन, जो सम्मेलन बड़े बड़े आयोजित किए जाते हैं ऐसे, तथा संगठन मतलब लोगों द्वारा बनाया गया संगठन, वह क्या है, संघ बनाने का अधिकार। चौथे नंबर पे है भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन। जिस हिसाब से हमारे भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तो उस आधार पर जो भाषा के आधार पर प्रदेशों का गठन, तो जैसे जिस जहाँ पे भाषाएं बोली जाती है उसी के आधार पर क्या होगा, प्रदेशों का पुनर्गठन मतलब फिर से बनाना या नए प्रदेश का गठन करना। सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होता चला गया। तो सन 1928 के बाद के कहा गया है कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति आंदोलन वो क्या हो गया, तीव्र होता चला गया। तीव्र मतलब वो बढ़ता ही चला गया। उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। ये सन 1935 में जब ब्रिटिश संसद ने भारत में जब शासन अधिनियम मतलब भारतीय शासन अधिनियम नियम के तहत उन्होंने 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 जब उन्होंने पारित किया, उस समय भारत में क्या है, एक सीमित हद तक वहाँ पे भी जो उन्हें क्या कहना चाहिए,
उस पारित में जो अधिकार उनको दिए गए थे वो भी कैसे थे, सीमित हद तक। वो चुने गए क्या थे, सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडलों का जो गठन होता है या मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, तो उन चुने गए सदनों के माध्यम से व उत्तरदायित्व जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या मंत्रिमंडल के उस संगठन में है, उसके द्वारा क्या है, शासन का प्रावधान था। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में समाविष्ट हुए। तो इस तरीके से जो कई ऐसे भी प्रावधान थे जो बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारत के जो संविधान है उसे समाविष्ट मतलब उसे संविधान में मिला लिया गया। उदाहरण के लिए केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। तो उदाहरण के तौर से यहाँ बताया गया है कि जो केंद्रीय सरकार, जो केंद्र का शासन चलता है या उसकी सरकार होती है, और साथ ही साथ प्रांत जो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से सरकार के बीच क्या है, अधिकारों का बंटवारा। मतलब केंद्र सरकार के अपने अधिकार, प्रांतीय सरकारों के बीच जो उनके अधिकारों का अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर उनके अधिकारों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। विधायिका में बहुमत दल, मंत्रिमंडल का गठन और सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार, दलितों के लिए सीटों का आरक्षण आदि। तो इस तरीके से क्या है, जो अधिकारों का वो बंटवारा हो, या साथ ही साथ क्या है, विधायिका में बहुमत, विधायिका में जिसकी दल बहुमत मतलब जिसकी दल अधिक हो या अधिक वोट जिसको प्राप्त हो, उसके द्वारा क्या होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा। और क्या होगा, संसद के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी सरकार। मतलब वो संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो वो क्या होगी, सदन के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी सरकार होगी। मतलब उसके प्रति वो जवाबदेही होगी, क्योंकि जो यहाँ से वो बहुमत हासिल करके वो मंत्रिमंडल का क्या होगा, गठन होगा। गठन के बाद जो क्या है, उसमें संसद के प्रति वो उत्तरदायी होगा। दलितों के लिए उसमें क्या होगा, आरक्षण आदि। तो दलितों के लिए इसमें सीटों का भी आरक्षण है आदि बताया गया है। लेकिन कुछ बातों में सन 1935 के अधिनियम से स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत फर्क था। लेकिन कहा गया है फिर भी कुछ ऐसी बातें थी जो कि 1935 के अधिनियम जो नियम बनाए गए थे उसके तहत स्वतंत्र भारत के संविधान में क्या है, बहुत ही अंतर था। सन 1935 में मताधिकार भारत की एक बहुत सीमित आबादी केवल 10% को ही प्राप्त था। जब 1935 में जब अधिनियम बनाए गए थे भारत के लिए, तो उस समय जो मताधिकार, मत देने का अधिकार भारत के एक बहुत उस समय भी सीमित आबादी मतलब जो जनसंख्या होती है, तो सीमित जनसंख्या थी, केवल उसका 10% ही प्राप्त था जो क्या है, अपना मताधिकार या मत कर सकता था। कुछ सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित था, जहां केवल उस धर्म के लोग जैसे मुसलमान, सिख या ईसाई ही वोट डाल सकते थे। मतलब कुछ ऐसे विशेष कहना चाहिए धर्म के जो लोग थे जिनको सीट प्रदान की गई थी या वोट दे सकते थे, जो कि जिसमें से केवल सिर्फ उस धर्म के कुछ ही लोग थे, धर्म के उस लोग ही क्या कर सकते, जैसे कि यहाँ पे मुसलमान, सिख और ईसाई धर्म ही क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे। सन 1935 में भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई। जो 1935 में जो स्वतंत्रता मिलनी थी वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं दी गई। ब्रिटिश सरकार यह नियुक्त वायसराय या गवर्नर के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार थे और वे चुनी गई विधायिका व सरकारों को भंग कर सकते थे या उनके द्वारा पारित कानूनों का अमान्य कर सकते थे। ये जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब नियुक्त होते थे वायसराय जो या फिर गवर्नर जो नियुक्त होते, उनके पास कई ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार भी दिए गए और साथ ही वे चुनी गई जो विधायिका होती है उसके द्वारा वो विधायिका व सरकारों को क्या कर सकते थे, भंग कर सकते थे। मतलब जो कहने सरकारों को मतलब मानने से कहना चाहिए उसे या तो भंग कर सकते थे या उनके द्वारा जो पारित जो कानून है उसे क्या कर सकते थे, अमान्य मतलब नहीं मान सकते थे या उसे अमान्य भी कहा कर सकते थे। सन 1935 के संविधान के आधार पर सन 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में
कांग्रेस दल की सरकारें बनी, लेकिन ये केवल 1939 तक चल पाई। ये जब 1935 में जब संविधान के आधार पर 1935 के संविधान के आधार पर सन 1937 में जब प्रांतीय विधानसभाओं के क्या हुए, विधानसभा में जब चुनाव किया गया तो क्या हुआ, अधिकतर प्रांतों में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस दल की सरकारें बनी, लेकिन केवल 1939 तक ही ये सरकारें चल पाई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया, तेज हो गया, मतलब वो काफ़ी बढ़ गया। और जनसामान्य जो साधारण जनता थी उनके प्रति क्या हुआ, आक्रोश स्पष्ट हो गया और अंग्रेज राज अधिक दिन नहीं चल सका। जब जनता थी उसके अंदर जब ये आक्रोश, गुस्सा जब बढ़ने लगा, स्पष्ट हो गया, तो अंग्रेज जो राज थी वो अधिक दिन तक क्या है, या ज़्यादा दिन तक वो नहीं चल पाई। अब आगे देखेंगे संविधान सभा का गठन और काम के तरीके। जो संविधान सभा का गठन और उसमें काम करने के जो तरीके थे वो कैसे थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी और नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गए, उसके बाद 1946 में जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, मतलब उनकी देखरेख में एक समिति का पता लगाने के लिए उन्हें क्या है, भारत भेजा कि स्वतंत्र भारत में, मतलब जो भारत स्वतंत्र हो चुका है वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होगी और जो नए संविधान होंगे उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, कैसी होगी। एक प्रबल सुझाव यह था कि सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इसमें समय अधिक लगेगा और संविधान सभा के गठन को टाला नहीं जा सकता है। जब ये संविधान सभा में जब निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो वो कैसी होगी, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसके संबंध में बताया गया है कि यह प्रबल सुझाव था कि मतलब तरीके बताए कि सभी वयस्क मताधिकार, जितने भी लोग हैं वो क्या है, वयस्क लोगों के मताधिकार, अपने मत का अधिकार के द्वारा क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन होगा, मतलब अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वे लोग। लेकिन बहुत से लोगों को लगा ये सब कि इसमें क्या होगा, अधिक समय लगेगा, क्योंकि अगर जो भारत की जनसंख्या के आधार पर देखें तो उसमें क्या सभी लोग अपने अपने मत का अधिकार करेंगे तो समय क्या होगा, लंबा लगेगा। और क्या होगा, संविधान सभा के गठन को वो क्या कर सकते थे, टाला नहीं जा सकता था। समिति ने व्यापक विचार विमर्श करके सुझाव किया कि 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल प्रतिनिधि चुनने वाले निकाय के रूप में किया जाए, यानी सीधे नए चुनाव न कराकर पहले से चुनी हुई प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया। तो क्योंकि एक तो समय का अभाव था, अगर लंबे समय तक अगर मताधिकार का इस्तेमाल किया जाता तो उसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस स्थिति में लोगों को लगा कि इसमें क्या है, अधिक समय लगेगा, तो इस आधार पर संविधान सभा के गठन को टाला तो नहीं जा सकता था। लेकिन इस आधार पर क्या हुआ कि समिति के थे व्यापक विचार विमर्श, मतलब समिति में बैठ करके जो संविधान सभा से संबंधित जो भी मसले थे उस पर क्या है, विचार विमर्श किए गए। साथ ही साथ 1935 के जो नियम बने हुए थे, जो अधिनियम बने गए थे भारत के लिए, उसके आधार पर जितने भी प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग क्या किया गया था, निर्वाचन मंडल मतलब जो चुनाव प्रक्रिया जिसमें प्रतिनिधि चुनने की निकाय होती है, प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया होती है, इसके आधार पर क्या किया जाना चाहिए। यानी कि कहा गया कि सीधे नए चुनाव न करा करके बल्कि क्या हो, पहले से जो प्रांतीय सभा के जो प्रतिनिधि चुने हुए गए थे उन्हीं के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। जो पहले चुने गए थे उन्हीं के आधार पर, अगर जितने भी वयस्क लोगों के आधार पर अगर फिर से अगर चुनाव प्रक्रिया की जाती तो वो समय क्या होता, बहुत लंबा पड़ता। तो इस आधार पर क्या है, जो पहले से प्रतिनिधि चुने गए थे उसी के आधार पर किया गया। यहाँ पे चित्र 12.3 में संविधान सभा की बैठक जो हुई थी उसका एक
दृश्य दिखाया गया है। आगे देखते हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। मतलब प्रति 10 लाख, जहाँ पे जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख की जनसंख्या थी, वहाँ पर एक प्रतिनिधि मतलब एक सदस्य प्रांत की क्या करेगा, विधानसभा द्वारा वो चुना गया। इसमें 11 प्रांतों में 292 प्रतिनिधि थे। मतलब 11 जो प्रांत थे उनमें से कितने थे, 292 प्रतिनिधि थे, मतलब सदस्य थे। रजवाड़ों ने 93 तथा दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक एक प्रतिनिधि सहित सभा के लिए कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक चुन लिए गए। तो इस तरीके से जो प्रतिनिधि थे, जो चुने गए थे विधानसभाओं के द्वारा, उन्हीं के आधार पर अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि जो थे, उन्हीं के आधार पर 1946 में ये मतदान अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें कुल संख्या कितनी थी, 389 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से इस मतदान प्रक्रिया में क्या है, शामिल हुए गए। इसी बीच देश के बंटवारे से संबंधित बातचीत भी चल रही थी और बहुत से क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े व तनाव बना था। तो इस बीच में क्या हो रहा था कि देश के बंटवारे, मतलब जो देश का जो बंटवारा हो रहा था उसके संबंध में भी क्या चल रही थी, बातचीत चल रही थी। और बहुत सारे जो सांप्रदायिक, मतलब संप्रदाय के आधार पर जो झगड़े थे लोगों के बीच में, उसके प्रति भी क्या हो रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तब यह स्पष्ट नहीं था कि भारत रहेगा या बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे क्या है, सांप्रदायिक झगड़े जब चल रहे थे, देश के विवाद में जो चल रहे थे, उसके संबंध में जब संविधान सभा की जब प्रथम बैठक बैठी गई 9 दिसंबर 1946 को, तब उस समय इस बात को स्पष्ट नहीं हो पाया था कि भारत रहेगा या फिर बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो भारत का जो क्षेत्र था उसमें बंटवारा, या फिर पूरी तरीके से वो भारत के मतलब मिल करके एक साथ रहेंगे, या तो भारत का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। क्या भारत के अनेक राजा राजवाड़े भारत में सम्मिलित होंगे या स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे। ऐसे माहौल में भारत की संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई, लेकिन इस पूरे दौर में संविधान निर्माण कार्य चलता रहा। एक तो क्या हो रही थी, जो राज्य से संबंधित थे वो किस तरीके से बंटवारे होंगे, कैसे होंगे, उसके संबंध में भारत में संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, जो पूरी तौर से संविधान जो निर्माण कार्य, जो संविधान से संबंधित जो निर्माण कार्य चल रहे थे, उसके तहत किया जा रहा था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या है, संविधान सभा का स्थायी रूप से क्या है, अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए समिति को गठित किया गया, जैसे संघ संविधान समिति। इस संविधान मतलब जो संविधान निर्माण कार्य जो चल रहे थे, उसके लिए समिति का गठित होना या समिति बनना बहुत जरूरी था, जिसके लिए जैसे कि यहाँ मुख्य तौर से ये बताया गया है कि संघ संविधान समिति, मतलब संघ के माध्यम से जो संविधान की जो समिति बनेगी वो बताया गया है। साथ ही साथ प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मूलाधिकार संबंधी झंडा समिति, तो अलग अलग क्या बनेंगे, समिति बनाएंगे। इनके प्रतिवेदनों पर पूरे संविधान सभा में चर्चा की जाती थी। जितने भी समिति थी उसमें जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते थे वो क्या है, संविधान सभा में चर्चा की जाती थी। उस प्रतिवेदन में जो कहना चाहिए जो मुख्य बातें थी या जो आवश्यक चीज़ें थी, उन चीज़ों को उसमें उस प्रतिवेदन में अंकित होते थे या वहाँ उन संविधान सभा में उस मुद्दे पर चर्चा की जाती थी। फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे। तो ये पूरी फरवरी 1947 में ये निर्णय हो पाया कि भारत का बंटवारा होगा या
और बंटवारा जो होगा वो क्या है, अलग अलग, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान, दो अलग अलग देश बनेंगे। यहाँ इसे भी जाने कहा गया, बताया गया, देखते हैं मुख्य कुछ जानकारी हमें मिल सकती है। विभाजन पश्चात भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 324 रह गई थी, जिसमें 235 प्रांत व 89 राजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। तो इस तरीके से जो विभाजन के पश्चात बताया गया कि संविधान सभा में जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, 324 रह गई थी, जिसमें 235 प्रांत जो क्षेत्र थे वो और जो 89 राजवाड़े थे वो प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि मतलब जो कि सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा का सार्वभौमिक संप्रभुत्व संपन्न संसद बन गई और नए राज्य की विधायिका बन गई, अर्थात संविधान निर्माण, विधि निर्माण और शासन का संचालन कार्य एक साथ एक सभा के सदस्यों का उत्तरदायित्व बन गया। तो ये तब जाकर के क्या हो, 15 अगस्त 1947 को जो भारतीय सभा का सार्वभौमिक सभी के रूप में संप्रभुत्व मतलब उनके लोगों, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके प्रति संपन्न संस्था बन गई, लोगों के प्रति। और साथ ही नए राज्य की विधायिका, जो नए राज्य की जो विधायिका, जो कानून बनने से पहले जो एक दस्तावेज होती है कि कौन कौन से नियम बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस हित पर बनेंगे, इस संबंध में क्या है बनेंगे, अर्थात उसे संविधान निर्माण करना, विधि नियम, विधि मतलब कानून का निर्माण और उसको सही तरीके से संचालन करने का कार्य, और एक साथ सभा के सदस्यों को क्या होगा, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी बन गया। अब आगे देखते हैं। 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय देने के लिए भेजी गई। ये 17 मार्च 1947 को क्या है, संविधान की जो मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्नावली मतलब प्रश्न जिसमें काफ़ी से जो उठने वाले उस मुद्दे पर जो संविधान सभा में जो भी अधिकारों से संबंधित जो भी बातें थी उसकी एक क्या है प्रश्नावली तैयार की गई, जिसके माध्यम से सभी प्रांतीय क्षेत्र पर जो विधानसभा थी और विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी जो भी सोच विचार थी उसके लिए उनकी राय लेने के लिए उनके पास भेजी गई। अल्पसंख्यक व मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचारित होती थी। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रश्नावली होती थी, जो प्रश्न होते थे वो क्या है अलग अलग क्षेत्रों पर भेजी गई। प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल के जो भी सदस्य थे उनके लिए यह प्रश्नावली जो थी वो भेजी गई थी। उस प्रश्नावली को वो पढ़ते और अपनी जो भी राय थी, अपनी जो भी सोच विचार थी उसको वो क्या करते थे, उत्तर देते थे। तो इस तरीके से क्या हो, अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो वो, और मौलिक अधिकार, मौलिक मतलब जो नागरिकों के अधिकार होते, परामर्श सलाह समिति की क्या है प्रश्नावली आप सभी जानते हैं। प्रश्न पारदर्शिता, जिसमें कोई भी बीच का एक ऐसी खड़ी दीवार जो ना हो, जिसमें पारदर्शिता मतलब आमने सामने के जो भी सोच विचार हो उसे खुले तौर से जाना जा सके। के साथ साथ क्या होने लगा, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचालित होती थी। पत्र पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती थी उसके माध्यम से जनता जो लोग थे उनकी चर्चा के लिए संचारित होती थी। उन्हें मतलब उसे बताया जाता था या जो भी वो सामने से जो विचार आते थे उसको भी उन्हें बतलाया जाता था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा और कैसे, इसे संविधान में दर्ज करना क्यों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या अंतर और समानता है। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इस पर विचार कीजिए आप लोग और उसके आंसर लिखिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।